हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड। ये आरसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे अगर आपने कमांड बना ली, इसके बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो आगे की चीज़ें न्यूमेरिकल पार्ट एंड कोई भी हम लोग जो डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं उसमें आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड। अब पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हो या बी स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आता है कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है या फिर लिमिट स्टेट का मतलब क्या होता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आराम से। सबसे पहला है डिफाइन लिमिट स्टेट। अब लिमिट स्टेट का मतलब क्या है? एक तरह का ये एक्सेप्टेबल लिमिट है इसका स्ट्रक्चर का, जिससे पहले आपका स्ट्रक्चर सेफ है और आपको सर्विस दे सकता है। तो मैंने क्या लिखा हूं यहाँ पे? इट मे बी डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बिफोर द फेलियर अकर्स। तो नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। लिमिट स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जिसके पहले आपका स्ट्रक्चर सेफ है एंड सर्विसेबल है। इसी को अगर मैं इंग्लिश में रीड तो कैसा होगा? इट इज द लिमिट बियॉन्ड विच या बिफोर विच द स्ट्रक्चर इज सेफ एंड सर्विसेबल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिमिट स्टेट। अब लिमिट स्टेट के दो टाइप्स है। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। इसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब ध्यान रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को कि डिफाइन लिमिट स्टेट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। उसके टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहला टाइप है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। If we talk about limit state of collapse, it will be defined as the uh, limit state which is defined for the safety of people or the safety of the structure। मतलब एक ऐसा स्टेट जो लोगों की सेफ्टी के लिए और प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। नाउ इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसके अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में किन किन चीजों की बात की हुई है? सबसे पहला है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब किसी कंपोनेंट का स्टेबिलिटी खत्म हो जाना। ठीक है, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। मतलब आपका कोई मेंबर उसमें एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, मतलब उसके चेंजेस इन लेंथ आए उसमें एंड देन वो जाके फेल हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज फेलियर बाय फटीक। अब फटीक एक ऐसा टर्म है जो कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फटीक का ये मतलब होता है कि आपका स्ट्रक्चर, आपका जो कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, जैसे कोई भी मेंबर है, बीम हो गया, अगर उसमें कभी टेंशन आ रहा है, कभी कॉम्प्रेशन आ रहा है, ऐसे इसमें अलग अलग तरीके से लोड आ रहे हैं, तब क्या होता है ना, आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है एंड उस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं फटीक फेलियर। वी कॉल इट फटीक फेलियर। तो फेलियर बाय फटीक इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिया हूँ स्क्रीन पे, वैसा का वैसा आपको अपने नोट्स में कंप्लीट करना है एंड एग्जाम में भी आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। लास्ट है लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब आपका स्ट्रक्चर अगर स्टेबिलिटी खो देता है तो वो भी पॉइंट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कवर्ड है। तो इन शॉर्ट याद रखना कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किस चीज के बारे में बात करता है? कि लोगों की सेफ्टी के बारे में बात करता है और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हो उसकी बात करता है। तो इसमें आएगा पहला लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन एंड फेलियर बाय फटीग। ठीक है, अब याद रखना कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग कंपोनेंट्स को जब डिजाइन करते हैं ना, तो कुछ फैक्टर्स आते हैं उसमें। क्या लिखा है? अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर नंबर वन फ्लेक्सर। ये वर्ड को भूलना नहीं, फ्लेक्सर इसका मतलब होता है बेंडिंग। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट है ये बेंड हो रहा है। मान लो आपका बीम बेंड होता है, आपके स्ट्रक्चर में स्लैब बेंड होता है,
तो स्लैब और बीम ये सब फ्लेक्सुरल मेंबर है, इनको हम लोग फ्लेक्सर के लिए डिजाइन करते हैं। इट मीन्स दे आर डिजाइंड फॉर फ्लेक्सर। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिख लेता हूँ। बीम एंड स्लैब, दे आर डिजाइंड एज अ फ्लेक्सुरल मेंबर। नेक्स्ट है शियर। शियर मतलब शियर फोर्स हो गया, ऐसा फोर्स जो आपके मेंबर को कट कर सकता है। तो इसका एग्जांपल है बीम का डिजाइन। हम लोग बीम को शियर के लिए डिजाइन करते हैं। तीसरा है इंपॉर्टेंट कंप्रेशन, मतलब कंप्रेसिव लोड आना। इसका एग्जांपल है बेस्ट कॉलम का डिजाइन। एक कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर। याद रखना कॉलम क्या है, एक तरह का कंप्रेशन मेंबर है। फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया गलती से। फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सर नहीं है, फोर्थ पॉइंट इज टॉर्शन। फोर्थ पॉइंट है टॉर्शन। यहाँ पर टॉर्शन का मतलब क्या होता है? टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्सेस। मतलब मेंबर में बेंडिंग नहीं आ रही है, अगर मैं इस कंपोनेंट को ऐसा बेंड करता हूँ तो उसको बोलते हैं बेंडिंग। और अगर मैं इसके फाइबर्स को ट्विस्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शन। तो एक एग्जांपल लिख लेना इसमें। कैनोपी बीम होती है, जैसे कैनोपी बीम विच इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपको ये सब पॉइंट्स डालने जरूरी है। अगर आपने ये एग्जांपल्स नहीं लिखे तो भी चलेंगे, बट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, बीई स्टूडेंट्स, इनके लिए ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर वो आपको कंपल्सरीली लिखना है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब हम बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के बारे में, कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या बोलता है। अब ध्यान रखना, आपका जो लिमिट स्टेट मेथड है ये एक मॉडर्न मेथड है, एंड इस मेथड ने काफी सारे पुराने मेथड्स को रिप्लेस कर दिया है। सर्विसिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन फिलोसॉफी है किसकी, लिमिट स्टेट मेथड की। मतलब अब तक के जितने भी मेथड्स डेवलप हुए थे ना, जैसे आपने नाम सुना होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, इन दोनों मेथड को रिप्लेस किया है लिमिट स्टेट मेथड ने। वो क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि इसने सर्विसिबिलिटी की बात की। अब मैं आपको सर्विस का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई भी चीज़ जब यूज़ करते हैं ना, तो अगर वो चीज़ हमको सर्विस प्रॉपर दे रही है तो ही हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी किसकी बात करता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बात करता है कंफर्ट की, अपीयरेंस की। किसकी? अपीयरेंस की, आपके स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड है। जैसे मान लो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैकिंग नहीं होना। कम होना मतलब आपका स्ट्रक्चर फायर को रेजिस्ट करना चाहिए, आपके स्ट्रक्चर में ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड आपके स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शंस परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स सर्विसिबिलिटी में डिस्कस किए हुए हैं, जो कि कंफर्ट की बात करता है, अपीयरेंस की बात करता है। मतलब आपको स्ट्रक्चर आपको दिखने में अच्छा लगने को होना। अगर मान लो आप किसी रूम में बैठे हो, अगर आपके ऊपर में स्लैब जो है अगर वो बेंड करेंगी तो आप उस रूम में बैठना पसंद नहीं करोगे, आपको डर लगेगा कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है। तो सर्विसिबिलिटी बात करती है कंफर्टनेस की, अपीयरेंस की। इसमें इतने सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा मैंने आपको एज इट इज यहाँ पे बना के दिया हूँ कि डिफाइन लिमिट स्टेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। एज इट इज आपको कॉपी करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है, ये क्यों आज की तारीख में इतना ज्यादा चल रहा है कि हम लोग इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक नया मेथड है डिजाइनिंग का, और ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच है। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट अप्लाई किए हुए हैं इस मेथड को डिजाइन करने के लिए। ये मेथड जो है डिजाइनिंग का काफी इकोनॉमिकल है। ठीक है, काफी इकोनॉमिकल है। एंड इस लिमिट स्टेट मेथड ने एक कंसेप्ट लाया जिसका नाम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिमिट स्टेट मेथड। ये लिमिट स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड इसने दो सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड किए। सबसे पहला है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, दूसरा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। द वेरी फर्स्ट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं गामा एम। नेक्स्ट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड, जिसको हम बोलते हैं गामा एफ। ये आपको याद रखना है अभी हाल फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इसका जो यूएसपी है, मतलब यूनिक सेलिंग पावर जो है इसका, वो है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब लिमिट स्टेट मेथड ने जब से सर्विस की बात की ना, तब से उसने पुराने मेथड को रिप्लेस कर दिया। वर्किंग स्ट्रेस मेथड,
अल्टीमेट लोड मेथड आज की तारीख में कम यूज होते हैं या ना के बराबर यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड ने सर्विस की बात की। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन डिजाइन स्ट्रेंथ। कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, चलिए। सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ना, ये आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है। स्टेटमेंट मैंने जैसा लिखा हूं आपको वैसा का वैसा एग्जाम में लिखना है। ठीक है, so it is that strength of the material below which not more than 5% of the test results are expected to fall। क्या लिखा मैंने? It is that strength of the material below which not more than 5% of the test results are expected to fall। अब इसका मतलब ये होता है कि ये आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ है, वो मटेरियल जिसमें 5% से ज्यादा के फेलियर रिजल्ट्स नहीं आने को ना, मतलब 5% से ज्यादा के रिजल्ट फेल नहीं होने को ना। अब इसको समझने के लिए ना आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। मान लो मेरे पास M20 कंक्रीट है। ठीक है, M20 कंक्रीट बोला तो उसका स्ट्रेंथ कितना होता है? उसका स्ट्रेंथ होता है 20 N/mm²। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अब मान लो आपने 100 क्यूब्स कास्ट किए। आपने कितने क्यूब्स कास्ट किए? 100 क्यूब्स। अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना। मैंने आपको बोला था कि क्यूब्स जो हम लोग यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसका साइज क्या था? उसका साइज था 150 बाय 150 बाय 150 mm। अगर ये आपको नहीं पता तो आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाना, उसमें चेक करना। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जब हम कास्टिंग करते हैं ना, जब कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो 150 बाय 150 का क्यूब हम लोग कास्ट करते हैं एंड उसी की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने M20 कंक्रीट लिया, 100 क्यूब्स कास्ट किए। 100 क्यूब्स में से 95 क्यूब्स ऐसे थे, 95 क्यूब्स ऐसे हैं जो आपको मोर देन इक्वल टू 20 N/mm² का स्ट्रेंथ दे रहे थे। दे वर गिविंग यू द स्ट्रेंथ मोर देन 20 N/mm²। पर 5 क्यूब्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। नो प्रॉपर रिजल्ट्स, मतलब उसके जो रिजल्ट थे ना, किसी का 8, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 10, ऐसा आ रहा। नो प्रॉपर रिजल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 95 क्यूब्स आपको अच्छी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, 5 क्यूब्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे। 5 क्यूब्स वर सच दैट दे वर नॉट गिविंग प्रॉपर रिजल्ट्स। तो याद रखना 95 क्यूब्स मतलब आपके 95% रिजल्ट हो गए, और ये 5 क्यूब्स मतलब आपके 5% रिजल्ट हो गए। अब अपना जो IS कोड है ना, उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। ये जो कोड है ना, ये RCC का कोड है। ठीक है, इस कोड के हिसाब से लिमिट स्टेट ने बोला है कि 5% से ज्यादा के रिजल्ट्स फेल नहीं होने को होना। अगर आपने M20 कंक्रीट क्यूब कास्ट किया, 100 क्यूब में से 5 क्यूब्स या 5% रिजल्ट फेल हो रहा ना, चलता है। 95% रिजल्ट अच्छे है ना, तो आप बोल सकते हो कि मेरे कंक्रीट का स्ट्रेंथ है 20 N/mm²। उसी को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और ये 5 का 6 नहीं होने को ना, मतलब 6% रिजल्ट फेल नहीं होने को ना, मैक्सिमम 5% रिजल्ट फेल हुए चलता है, उससे ज्यादा नहीं होने को ना। उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हो, ये आपके मटेरियल का एक्चुअल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। चलिए, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ की। कि एक चीज याद रखना, मैं आपको एक पॉइंट लिख के देता हूं। जब जब हम लोग स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं ना, तो हम दो चीज को फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं मटेरियल क्या है, मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, और दूसरा देखते हैं लोड कितना आ रहा है। मटेरियल मतलब स्ट्रेंथ हो गया, और लोड उस पर एक्शन हो गया। ये क्या है? उस पर एक्शन है।
आपका स्ट्रक्चर जब आप डिजाइन करेंगे तो आप दो चीज देखेंगे, एक स्ट्रेंथ और एक लोड। हम बात कर रहे हैं डिजाइन स्ट्रेंथ की, मतलब हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब याद रखना, कभी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना पड़ता है, मतलब कम करना पड़ता है। डिजाइन स्ट्रेंथ का ये मतलब होता है कि आपकी जो भी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जिसको आपने नाम दिया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो क्या लिखा मैंने, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विद द सुटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। ऑलवेज रिमेंबर दैट द स्ट्रेंथ हैज टू बी अंडर एस्टिमेटेड। आपको अपनी स्ट्रेंथ को कम करना है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, थोड़ा कम कर दो, ताकि डिजाइन आपका सक्सेसफुल रहे। ठीक है। कभी भी लाइफ में याद रखना, अपनी स्ट्रेंथ को कम करना, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो डिजाइन स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं एस डी। वो होता है एस अपॉन गामा एम। ये गामा एम को बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। ठीक है। गामा एम इज कॉल्ड एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। अब आपके पास कितने मटेरियल है? आरसीसी में आपके पास दो मटेरियल है, एक है स्टील और एक है कंक्रीट। तो याद रखना, कंक्रीट के लिए गामा एम का वैल्यू है 1.5 का, और स्टील में गामा एम का वैल्यू है 1.15 का। यू हैव टू रिमेंबर दिस। कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर 1.5, स्टील का सेफ्टी फैक्टर 1.15। कंक्रीट का ज्यादा क्यों है, स्टील का कम क्यों है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और हर फिलहाल याद रखो, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को थ्योरी प्रॉपरली लिखना नहीं जमता है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज डेप्थ में बता रहा हूँ। और बी स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो आपको एज इट इज डालना है, एज इट इज लिखना है कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है। तो एस डी को बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। चलिए अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करता हूँ। हमारे पास जो भी लोड्स होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर पे आते हैं, टाइप्स ऑफ लोड और उनके आईएस कोड्स, और उनके आईएस कोड्स, ये भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। खासकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर एमएसबीटी स्टूडेंट्स, इनको ही पूछता है कि डेड लोड, टाइप्स ऑफ लोड कितने प्रकार के होते हैं और उनको कौन से आईएस कोड्स में से वर्कआउट करते हैं। तो जैसा मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, वैसा आपको नोट्स पे कॉपी करना है। तो टाइप्स ऑफ लोड में सबसे पहला है डेड लोड, दूसरा है लाइव लोड, तीसरा है विंड लोड, चौथा है स्नो लोड, पांचवा है अर्थक्वेक लोड, फोर्थ इज अर्थक्वेक लोड। सबसे पहला डेड लोड। डेड लोड का मतलब होता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब आपके स्ट्रक्चर का खुद का सेल्फ वेट। एक बार स्ट्रक्चर बन गया ना, तो स्ट्रक्चर खाली, मतलब उसमें स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, वॉल, ये सब क्या रहेंगे, उसके डेड लोड बन जाएंगे। तो डेड लोड का एग्जांपल क्या है, कि डेड लोड इज नथिंग बट योर स्लैब, योर बीम, योर कॉलम, योर वॉल, मतलब सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज डेड लोड। इसको वर्कआउट करने के लिए जो आईएस कोड हमारे पास है, उसका नाम है आईएस 875 1987 पार्ट 1। ठीक है। डेड लोड इज वर्कड आउट यूजिंग दिस कोड IS 875 1987 पार्ट 1। दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड मतलब होता है मूवेबल लोड। लाइव लोड का मतलब क्या होता है, मूवेबल लोड। और डेड लोड का मतलब होता है परमानेंट लोड। ठीक है। लाइव लोड जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, हम लोग यहाँ से वहां घूम सकते हैं, तो हम लोगों के लाइव लोड। जैसा मूवेबल फर्नीचर होता है, जिस जिस भी फर्नीचर को हम लोग मूव कर सकते हैं, तो वो भी लाइव लोड की कैटेगरी में आता है। तो इसको वर्कआउट करने का जो कोड है, वो है IS 875 1987 पार्ट 2। ठीक है। तीसरा है विंड लोड। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है ना, वैसे वैसे विंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनता है। विंड अपना फोर्स स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को विंड लोड के लिए भी डिजाइन करना पड़ता है। तो इसका जो कोड है, वो है IS 875 1987 पार्ट
3s में। स्नो लोड, जहां पर स्नो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्नो लोड। इसको वर्कआउट करने का जो कोड है वो है IS 875 1987 पार्ट। चलिए, लास्ट है अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड होता है IS 875 1987 पार्ट 5। अब अर्थक्वेक लोड क्या होता है? यहाँ पर अर्थक्वेक या फिर भूकंप आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर हम लोग स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए भी डिजाइन करते हैं। ये तो बहुत पुराना कोड है, इसका एक फेमस कोड है जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2016 पार्ट 1। ठीक है, तो आपको अभी ये समझ में आ गया कि अलग अलग लोड कौन से हैं। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड। इनको हम लोग कहाँ से निकालते हैं? इनको हम लोग आईएस कोड को पढ़ के, आईएस कोड को रीड करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए ये सारे लोड निकालते हैं, जो भी लोड उस पर अप्लीकेबल है। अब ध्यान रखना, एक मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, कि जो भी लोड हम लोग आईएस कोड में से निकालते हैं, जो भी लोड हम लोग आईएस कोड में से निकालते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो हम क्या नाम देंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, या फिर उसको बोलते हैं सेफ लोड, या फिर उसको बोलते हैं सर्विस लोड, या फिर उसको बोलते हैं वर्किंग लोड। एक चीज याद रखना, जो भी लोड आईएस कोड में से निकलेगा उसको हम नाम देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, सेफ, सर्विस या फिर वर्किंग लोड। ठीक है, चलो अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बेसिक बताया कि टाइप्स ऑफ लोड इतने होते हैं, उनके आईएस कोड्स इतने होते हैं। ये जो भी लोड्स हम लोग वर्कआउट करते हैं उसको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। ये आपकी बात ध्यान में आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक लोड कहाँ से निकलता है? ये आईएस कोड्स में से निकलता है। ठीक है, चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लोड जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग के लाइफ में कभी नहीं आएगा। इट इज दैट लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। अब मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप उसमें डेड लोड और लाइव लोड के लिए आपकी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने क्या किया? डेड लोड, लाइव लोड के लिए ये दोनों कोड्स को रिफर किया और आपने बोला कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है आईएस कोड में से जो निकल के आया है वो आ रहा है 100 किलो न्यूटन। जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट माय लोड इज 100 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इस लोड पी का ये मतलब है, इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड, कि इसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग के लाइफ में कभी नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड आपको एक 95% की गारंटी दे रहा है, गारंटी भी नहीं, एक प्रोबेबिलिटी, संभावना बता रहा है कि इससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग के लाइफ में नहीं आएगा। पर 5% की वो प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, वो आपको श्योरिटी नहीं दे रहा है कि इतना, इससे ज्यादा लोड आएगा ही नहीं। इसका मतलब वो खुद कंफ्यूज है। ठीक है, तो एक और चीज याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक लोड को वर्कआउट करने का एक फॉर्मूला है, डब्ल्यू के इक्वल्स टू एक्स बार प्लस 1.64 सिग्मा। डब्ल्यू के को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड, जिसको आप पी भी बोल सकते हो। एक्स बार को बोलते हैं मीन लोड, मतलब एवरेज लोड, और सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये फॉर्मूला याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक लोड एक ऐसा लोड है जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग के लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिजाइन लोड की, या जिसको हम बोलते हैं फैक्टर लोड, अल्टीमेट लोड। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने अपने घर में 50 लोग की पार्टी रखी है, 50 लोग आने वाले हैं उसमें। तो मुझे आप बताओ कि आप खाना कितने लोग के लिए बनाओगे? आप खाना 50 लोग के लिए बनाओगे, या 30 के लिए बनाओगे, या थोड़ा ज्यादा के लिए बनाओगे? चांस हो सकता है कि आपके पार्टी में 50 से 100 लोग आ गए, मतलब 50 को आपने इनवाइट किया था बट 100 लोग आ गए। ऐसा सेम होता है स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने घर पे एक पार्टी दी है, उसमें 50 लोग को आपने इनवाइट किया, बट चांस ऐसा है कि आपने बोला यार 100 लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, मैंने इनवाइट तो 50 लोग को किया हूं, बट अगर वो किसी को और को लाए साथ में तो 100 लोग हो सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाएंगे ताकि खाना बचे नहीं। वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल है अपने स्ट्रक्चर में, कि स्ट्रक्चर में आपने जो भी कैरेक्टरिस्टिक लोड निकाला, अगर मान लो गलती से कैरेक्टरिस्टिक लोड से ऊपर का लोड आ गया तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। और एक बार स्ट्रक्चर फेल हो गया तो उसमें प्रॉपर्टी का नुकसान है, लोगों की लाइफ का नुकसान है। इसीलिए लिमिट स्टेट मेथड ने क्या किया, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है और उसने एक डिजाइन लोड का कंसेप्ट दिया। अब डिजाइन लोड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लोड which is obtained by multiplying the characteristic load with the suitable partial safety factor for the load। मतलब आपको मैंने बोला 50 लोग के लिए खाना बनना चाहिए, पर आपने बोला नहीं यार, अगर 100 लोग आ गए तो हमको खाना कम पड़ेगा, तो आपने क्या किया, 50 के बदले आपने थोड़ा ज्यादा के लिए खाना बनाया। ये आपने क्यों किया, आपने एक सेफ्टी पकड़ी कि अगर ज्यादा लोग आ गए तो मेरी बेइज्जती नहीं होने को ना। सेम कंसेप्ट स्ट्रक्चर में है, अगर स्ट्रक्चर में कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज्यादा का लोड आ गया तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डिजाइन लोड का कंसेप्ट लाया है आईएस कोड ने। डिजाइन लोड पीडी, इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लोड को लेते हैं, उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये गामा एफ का मतलब होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। गामा एफ क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। ठीक है। अब और पी क्या था, पी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। पीडी के नाम आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजाइन लोड, फैक्टर लोड और अल्टीमेट लोड। ये तीन नाम याद रखना। और यहाँ पर जो तीन नाम थे, कैरेक्टरिस्टिक, सेफ, सर्विस लोड, ये चार नाम याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स बोला तो इसमें सेफ्टी लगी हुई नहीं है, डिजाइन, अल्टीमेट, फैक्टर बोला मतलब इसमें सेफ्टी लगी हुई है, ऐसा याद रखना। ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को। डिफाइन डिजाइन लोड, इट इज डिफाइंड एज the load which is obtained by multiplying the characteristic load with the suitable partial safety factor for the load। अभी suitable partial safety factor जो गामा एफ है लोड की, वो कितनी होती है वो देखते हैं। उसको पहले यहां देखते हैं कि हमने बोला था कि आपके पास दो स्टेट है, एक है कोलैप्स का स्टेट है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, और एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अगर हम स्ट्रक्चर को डेड लोड और लाइव लोड के लिए डिजाइन करेंगे तो उसमें आपको सेफ्टी यूज करनी है 1.5 की। मतलब अगर आपने स्ट्रक्चर के लिए डेड लोड और लाइव लोड निकाला, कैरेक्टरिस्टिक लोड निकाल लिया, तो वो कैरेक्टरिस्टिक लोड को आपको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको डिजाइन लोड मिल जाए। इंटू 1.5 करना कंपलसरी है। ठीक है। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को डेड लोड और विंड लोड के लिए, डेड लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड बोल देता हूं मैं, डेड लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक के लिए भी डिजाइन करते हो, तो डेड लोड के लिए फैक्टर है 1.5 का, विंड लोड के लिए भी फैक्टर है 1.5 का, या फिर 0.9 का फैक्टर है डेड लोड के लिए, विंड लोड के लिए सेम 1.5 का है। आपको ये टेबल एज इट इज मगअप करना है, मतलब याद रखना है। ठीक है। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अगर तीनों कॉम्बिनेशन पकड़े आपने, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, या फिर इसमें मैं अर्थक्वेक का भी लोड ले लेता हूँ, दोनों में से जो बड़ा रहेगा, ठीक है, उसमें आपको सेफ्टी फैक्टर पकड़ना है 1.2 का। मतलब कैसा, देखो, अगर मान लो आपके सिस्टम में डेड लोड भी आ रहा है, आपके सिस्टम में डेड लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, या विंड लोड आ रहा है, इन तीनों में से इन ये तीन लोड आ रहे हैं, तब अगर ये तीन कॉम्बिनेशन बैठती है तो आपको सेफ्टी फैक्टर पकड़ना है 1.2 का। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.2 है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का कंसेप्ट है वो आईएस कोड ने एक टेबल के फॉर्म में दिया आपके IS 456 में। अब वहीं हम सर्विस की बात करें, सर्विसिबिलिटी की, तो सर्विसिबिलिटी में उसने फैक्टर्स ज्यादा दिए नहीं है। डेड लोड, लाइव लोड में आपको फैक्टर 1 का ही अप्लाई करना है, मतलब कोई दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना है। डेड लोड और विंड लोड के लिए आपको फैक्टर यूज करना है 1 का। और याद रखना, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, इनमें आपका फैक्टर है 1, 0.8, 0.8। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्विसिबिलिटी में हम लोग सेफ्टी फैक्टर जो यूज करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड, वो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड में कितना होता है। तो सर्विसिबिलिटी में 1 होता है डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए 0.8, विंड लोड के लिए 0.8 होता है। ठीक है।
एक लास्ट 2 मिनट का एक पार्ट बचा हमारा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, खासकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। मटेरियल, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो अपने आईएस कोड ने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल का भी एक कंसेप्ट लाया था। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोगों ने क्या किया, देखो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोगों ने डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक्चुअल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम किया था। आपको याद होगा, मैंने बोला लेटर से आप 100 केजी का वेट लिफ्ट कर सकते हैं, बट आपकी सेफ्टी के लिए मैं क्या बोलूंगा कि आप 100 केजी का वेट लिफ्ट करते हो ऐसा बताओ मत। आप बताओ कि आप 75 केजी का लिफ्ट करते हो। तो आपने क्या किया, 75 से 100 केजी के बीच में एक मार्जिन सेट कर लिया कि ये मेरा सेफ्टी मार्जिन है। अगर मान लो आपने बोल दिया कि मेरा क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है 100 केजी का, और आपने 100 केजी का वेट उठा लिया, गलती से भी अगर 1 केजी या 2 केजी का वेट बढ़ गया तो आप तुरंत फेल हो जाओगे। इसीलिए डिजाइन स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आया है मटेरियल के लिए, जिसमें उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को ना हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं, उसको एक सेफ्टी फैक्टर गामा एम से डिवाइड करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसके रीजंस मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए। पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ऐसा पॉसिबल है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कम हो जाए या बढ़ जाए। डेविएशन ऑफ द सेक्शनल डायमेंशंस, मतलब आपके जो भी सेक्शंस के डायमेंशंस है वो अगर चेंज हो गए। एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन प्रोसीजर, अब हमको नहीं पता ना कि डिजाइनर ने कैसे कैलकुलेट किया है कंक्रीट का स्ट्रेंथ, स्टील का स्ट्रेंथ, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। रिस्क टू द लाइफ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एक सेफ्टी पकड़ने के लिए हम लोगों ने इस फैक्टर का इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड क्या होता है। द वैल्यू फॉर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड शैल अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब देखो लोड का हमने फैक्टर क्यों लाया, क्योंकि अगर अचानक से लोड बढ़ गया तब आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो अनयूजुअल इंक्रीज इन द लोड। नेक्स्ट है अनफोर्सीन स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब कभी क्या होता है ना, अचानक से स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी अचानक से ज्यादा से भूकंप आ गया या फिर विंड के इंटेंसिटीज बढ़ गई, तो उसमें क्या होता है ना, स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोडिंग। अभी अगर डिजाइनर ने गलती से लोड गलत निकाल लिया, तब उन गलतियों को उन गलतियों को कंपनसेट करने के लिए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड निकालते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिट स्टेट कंसिडर्ड, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड का इंपॉर्टेंस कंसिडर करने के लिए भी हम लोगों ने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड को इंट्रोड्यूस किया। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसको हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया। ये वीडियो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे के चैप्टर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।